देखिए, कर्मा अलाइनमेंट जो है ना, ये कंप्लीटली कारक तत्वों पर बेस्ड एक टेक्निक है जिसमें हम कारक तत्वों का यूज करते हैं। और जब कारक तत्वों का यूज किया जाता है तो मोस्टली हम दो प्लैनेट को सेंटर पॉइंट लेकर या उनको रेफरेंस पॉइंट लेकर अपने जीवन के घटनाक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो प्लैनेट कौन से हैं? वो प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न। ये दो प्लैनेट्स को सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई है। और कर्मा अलाइनमेंट जब हम करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो इन दो प्लैनेट को मुख्य रूप से जो है वो स्टडी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी प्लैनेट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। राहु केतु भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरकरी का इंपॉर्टेंस बहुत है। लेकिन ओवरऑल हम जुपिटर और सैटर्न से एक आउटलुक जो है वो हमें व्यक्ति का पता चल जाता है, क्योंकि बृहस्पति को हम जीव कारक लेते हैं यहाँ पर और सैटर्न जो है वो कर्म कारक। तो एक इंडिविजुअल की जर्नी, एक एक व्यक्ति की अपनी स्वयं की जर्नी या फिर उसके कर्म की जर्नी, तो वो किस तरीके से रहने वाली है, ये इन दो प्लैनेट से पता चलता है। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जुपिटर को स्टडी करके हमें इंडिविजुअल के बारे में पता चलता है। ये इंडिविजुअल अपनी पास्ट लाइफ से क्या कैरी कर रहा है, अपनी पास्ट लाइफ से क्या कैरी कर कर लाया है, आगे जीवन में इसने क्या कुछ हासिल करना है, ये हमें जुपिटर से पता चलता है। क्योंकि जुपिटर जीव का है। ऐसे ही हम सैटर्न से ये पता करते हैं कि व्यक्ति जो है वो कर्म के रूप में अपने पास्ट लाइफ से क्या लेकर आया है और इस लाइफ में उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है अपने करियर पर। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर चीज पर बहुत ज्यादा कार्य नहीं किया होता, किसी चीज पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया होता, लेकिन स्टिल आप लोगों को उस चीज का आइडिया रहता है, उस पर्टिकुलर काम का आपको पता रहता है ये किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार इसको एग्जीक्यूट करना है, भले ही आपको उसकी नॉलेज क्यों ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका डीएनए है, वो आपका डीएनए जो है उसके अंदर उस काम को लेकर जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस काम को लेकर जो स्किल्स चाहिए, उस काम को लेकर जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ऑलरेडी आपके अंदर स्टोर्ड है। तो कर्मा अलाइनमेंट में बहुत सरलता से ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ के अंदर किन चीजों पर कार्य किया है और इस लाइफ के अंदर ये कौन सी चीजों पर काम करने जा रहा है। तो यहां पर हर प्लैनेट की फिलॉसफी को दो ढंग से समझा जाता है कि ये प्लैनेट क्या कैरी कर रहा है और ये प्लैनेट क्या आगे कैरी करना चाहता है। ये कर्मा अलाइनमेंट की एक बिल्कुल बेसिक फिलॉसफी। तो आज इसके बिल्कुल बेसिक पार्ट को हम लोग स्टडी करें कि क्या है, किस तरीके से काम करता है। आप अपने चार्ट पर इसको लगाएंगे तो आपको क्या कुछ समझ में आए। तो कर्मा अलाइनमेंट को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तरीका कहता है कि अगर हमें किसी का चार्ट स्टडी करना है तो चार्ट के अंदर हम प्रॉमिस को स्टडी करते हैं कि प्रॉमिस क्या है इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति क्या लेकर आया अपने साथ। और दूसरा जो पार्ट होता है वो डायनेमिक पार्ट होता है, जिसको ट्रांजिट के बेस पर हम स्टडी करते हैं। तो कर्मा अलाइनमेंट के अंदर क्या है कि ट्रांजिट को मुख्य जो इंपॉर्टेंस है वो दी गई है। यहाँ पर दशा अंतरदशा को आप मैच करना चाहे कर सकते हैं अपनी लग्न कुंडली में, जो आपकी दशा चल रही है या कोई और पैटर्न आप फॉलो करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, वट एवर कोई भी ब्रांच आप फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपको मुख्य रूप से ट्रांजिट को स्टडी करना होता है।
तो कर्मा अलाइनमेंट की चीजों को, बिल्कुल बेसिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में एक सिचुएशन शेयर करता हूं, और अगर ये सिचुएशन आपको सही से समझ में आ गई तो आपको कर्मा अलाइनमेंट की फिलॉसफी समझ में आ गई। मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो आपके पास में हो सकता है। तो ये एक इंसानी प्रवृत्ति है, आप सब लोग समझते होंगे कि जो चीज भी आपके पास ऑलरेडी मौजूद रहती, आप कभी भी उसके पीछे नहीं भागते। आपके पास जो चीज मौजूद रहती है, आप कभी भी उसको चेज नहीं करते हैं। आप चेज करने का कहां प्रयास करते हैं? आप चेज करने का उस चीज को प्रयास करते हैं जो ऑलरेडी आपके पास में नहीं। कर्मा अलाइनमेंट में प्लैनेट की फिलॉसफी को इसी ढंग से समझा जाता है कि एक चीज तो ऐसी है जो प्लैनेट के पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसके लिए उसको कुछ करना नहीं है। और एक चीज क्या है? एक चीज वो है जो प्लैनेट पाना चाहता है, उसकी उसकी डिजायर है उस चीज को लेकर। तो वो क्या करेगा? वो इस जन्म में उस डिजायर की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन, यहां बहुत से लोग बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के कुंडलियों में सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सोच के देखिए, अब सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन मान लीजिए 10 लोगों की कुंडली में, तो 50-50% चांस किस चीज के रहेंगे? 50-50% चांस इस चीज के रहेंगे कि 5 लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में सैटर्न पीछे होगा, पीछे इन द सेंस वो डिग्री में पीछे होगा और सन डिग्री में आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सब लोग सैटर्न सन एक साथ में लेकर बैठे। कुछ लोग जो हैं उनका सैटर्न जो है 10 डिग्री का है और सन जो है 15 डिग्री का है। तो एक सिचुएशन लिखिएगी कि सैटर्न है 10 डिग्री और सन है 15 डिग्री। इसको लिखिए, सैटर्न सैटर्न जो है वो 10 डिग्री है, सन जो है वो 15 डिग्री। दूसरी सिचुएशन में इसको, इन डिग्रीज को ना एक्सचेंज कर दीजिए। कैसे एक्सचेंज कर दीजिए? सन को लिख दीजिए 10 डिग्री और सैटर्न को लिख दीजिए 15 डिग्री। दोनों जगह पर एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक है? सैटर्न और सन को रीअरेंज कर दीजिए दोनों जगह। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में आप लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा, बट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले केस में किसकी डिग्री ज्यादा है? फर्स्ट केस में किसकी डिग्री ज्यादा है? जो हमने पहला केस लिया है उसमें हमने किसकी डिग्री ज्यादा लिखी है? सन की डिग्री ज्यादा लिखी। इसका मतलब क्या है? पहले केस में सैटर्न पीछे है कि आगे है? सैटर्न पीछे है। आगे कौन है? सन है। तो सन का पीछा कौन कर रहा है? सन का पीछा सैटर्न कर रहा है। अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि आप जीवन में किस चीज का पीछा करेंगे? आप जीवन में उस चीज का पीछा करेंगे जो आपके पास नहीं है। आप जितने भी लोग सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, उनका सैटर्न पीछे है, सन आगे है। यानी कि सैटर्न के अंदर, सैटर्न के मन में डिजायर किस चीज को पाने की है? किस प्लेनेट को पाने की है? सैटर्न के अंदर जो डिजायर है वो सन को छूने की है, वो सन को पाने की। इसलिए आप जितने भी लोग अपनी कुंडली में सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन लेकर आए कि सैटर्न पीछे है, सन बाद में है, उनकी कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन ये है
कि वो अपने जीवन में सन के सिग्निफिकेशंस को पाना चाहते हैं। कहां पर? अपने कर्म क्षेत्र। इसलिए आप इन लोगों को बहुत क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो कि आपकी बहुत अंदर से एक डिजायर है कि मैं कोई भी काम करूं, उस काम के अंदर मेरे को रिकॉग्निशन मिले, मेरे को पहचान मिले, लोग मुझे जाने, मेरा फेम बढ़े। और सन सिर्फ इस चीज का कारक नहीं है, सन गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है। किसका? गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है। अब कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा होता है, उनके पास और भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन उनको समझाओ तो बोलते हैं करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सैटर्न को, उनके शनि को, उनके कर्म कारक ग्रह को डिजायर किस चीज की है? उनके कर्म कारक ग्रह को गवर्नमेंट की डिजायर है, सूर्य की डिजायर है। सूर्य किस चीज का कारक है? गवर्नमेंट जॉब का कारक। तो सैटर्न किसको पीछा करना चाह रहा है? सैटर्न सन का पीछा करना चाह रहा है। इसलिए आपको अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा किस चीज की डिजायर रहेगी? कि मुझे सन के सिग्निफिकेशन से मिल जाए, मेरे को पहचान मिल जाए, लोग मेरे को जान ले, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये सब क्या होगा? ये सब आपके अंदर की डिजायर में होगा। अब एक काम करते हैं, अब हम दूसरे केस पर चलते हैं। दूसरे केस में हमने क्या किया? दूसरे केस में हमने डिग्री को एक्सचेंज कर दिया था, राइट? और डिग्री को एक्सचेंज करके क्या किया? हमने सन को पीछे कर दिया, सन को पीछे कर दिया और सैटर्न को आगे कर दिया। अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई प्लैनेट आगे होता है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस प्रिंसिपल को आप पराशरी, भृगु, केपी, जहां मर्जी इसको यूज कर लीजिएगा, प्रिंसिपल हमेशा आपकी हेल्प करेगा। अब दूसरे केस में क्या होता है कि सैटर्न आगे है, सन पीछे। तो जो आगे वाला ग्रह होता है उसके अंदर हमेशा पीछे वाले ग्रह के गुण की मौजूदगी होती है। जो भी आपका प्लैनेट कंजंक्शन में होगा तो आपके आगे वाले प्लैनेट में, जो आपका हायर डिग्री में जो प्लैनेट, उस प्लैनेट के अंदर आपके लोअर डिग्री के प्लैनेट के गुण मौजूद हों, वो ऑलरेडी उस प्लैनेट के अंदर हो। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप चाहें या ना चाहें, फर्स्ट केस में आपने क्या देखा? फर्स्ट केस में आपने ये देखा कि आपके अंदर डिजायर थी, आपके अंदर इच्छा थी कि आप उस प्लैनेट को पाएं, उसका पीछा करें। लेकिन यहां आपको इच्छा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो चीज मौजूद है। जैसे कहते हैं ना कि आप मार्केट गए हो, तो मार्केट में आप कौन सा सामान खरीदोगे? बहुत ऑब्वियस है, आप वो सामान खरीदोगे जो आपके पास नहीं है। जो चीज आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हो अपनी जेब में, उसको आप नहीं खरीदो। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सैटर्न जो है वो सन की सिग्निफिकेशंस को लेकर आया। सन क्या है? सन पिता है। सन क्या है? सन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जो व्यक्ति सन पीछे और सैटर्न जिसका आगे होगा, आप उसको बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑलरेडी मौजूद होगी, सिर्फ उसको जागृत करने की आवश्यकता है। सैटर्न किसके गुणों को लेकर आया? सैटर्न सन के गुणों को लेकर आया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ साफ यह है कि अपने पास्ट लाइफ के अंदर आपने जो भी कर्म किया है, वो कर्म सूर्य से जुड़कर किया है। हो सकता है आपके पिताजी जो इस टाइम पर कर्म कर रहे हैं, वही कर्म आपका पास्ट लाइफ है।
हो सकता है आपने गवर्नमेंट के साथ में ही जॉब की पास्ट लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बात आपको कौन सुनिश्चित कर रहा है? ये बात सुनिश्चित इस बात से हो रही है कि सैटर्न के अंदर सन के गुणों की मौजूदगी। इसलिए क्या होता है कि जो प्लैनेट जिस प्लैनेट के पीछे होता है, आप लोग हमेशा रेमेडी के पीछे भागते रहते हैं। आज मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी दे रहा हूं आप सब लोगों को अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने की। हालांकि रेमेडियल इंटरप्रिटेशन इस बात से बहुत बदल जाता है कि पीछे वाले प्लैनेट के फिर पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। बट इतना ज्यादा आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में दिमाग लगाएंगे तो वो फिर सब हेवायर हो जाएगा। तो बेटर है कि आप सिंपली जो मैं इंटरप्रिटेशन आपको दे रहा हूं, आप उसको अपने चार्ट पे लगाएंगे, किसी और के चार्ट पर लगवाएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इमीडिएट रिजल्ट देखने को। लेकिन उससे पहले ना मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप उसका आंसर ना चैट में दे सकते हैं। आप आगे चल रहे हैं, आपके कोई पीछे चल रहा है। अगर आपको अफेक्ट डालना है, आप पर अफेक्ट डालना है, तो अगर पीछे वाला आदमी आपको पुश करेगा तो आपको धक्का लगेगा? यस या नो? लगेगा ना? आपके सैटर्न के पीछे कौन है? सन है। सैटर्न किसके प्रभाव लेकर आया है? सन के प्रभाव लेकर आया। इसका अर्थ क्या है कि यदि आपने सन को एक्टिव किया या सन को ताकत दी तो सन किसको धक्का देगा? सन धक्का देगा सैटर्न को। इसका अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति का नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों का भी बोल रहा हूं कि आप लोगों को यदि अपना सैटर्न ट्रिगर करना है तो आप किसको ट्रिगर करोगे? आप सन को ट्रिगर करोगे। जैसे ही आप अपने सन को पुश करोगे, आपका सन जो है वो सैटर्न को पुश कर। आप लोग रेमेडी बोलते हो कि एक रेमेडी पता चल जाए बस, जो मेरे करियर को एक्टिवेट कर दे, मेरे काम को एक्टिवेट कर दे। वो रेमेडी क्या है? आपके सैटर्न के ठीक पीछे जो प्लैनेट है, आप उसको ट्रिगर करते हैं तो आपका सैटर्न अपने आप ट्रिगर हो। ये माइंड में रखिएगा। आपके सैटर्न के डिग्री वाइज ठीक पीछे जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट में भरपूर बल है आपके सैटर्न को पुश कर देने। इसलिए हम हमेशा जो पीछे जो प्लैनेट है उसको सबसे पहले स्ट्रेंथन करने के लिए बोलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस प्लैनेट को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है, आप ऑलरेडी उस प्लैनेट के गुणों को लेकर आए हैं। कहां पर? अपने कर्म क्षेत्र। मैं उसका एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। जुपिटर को हम गुरु कहते हैं, जुपिटर को हम ज्ञान कहते हैं, जुपिटर कंसल्टेंसी भी है, जुपिटर विजडम भी है, जुपिटर नॉलेज भी है। अब यहां पर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों का सैटर्न के ठीक पीछे जुपिटर हो। अब ये लोग सोचते होंगे कि भाई हमें भी कुछ पता चल जाए, हम भी ऐसा कुछ कर लें जो हमारे लिए बेटर हो। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस जन्म में नहीं, आप पास्ट लाइफ में भी लोगों को पढ़ा चुके हैं, पास्ट लाइफ में भी लोगों को गाइड कर चुके हैं। इसलिए वो जो गाइड करने की जो कला है, वो जो पढ़ाने की जो कला है, वो ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है। अब ऐसे में सामने वाला व्यक्ति जो है ना, वो आपसे ये भी बोल सकता है कि मैंने तो आज तक पढ़ाने का कभी सोचा भी नहीं, मेरे तो कभी दिमाग में भी नहीं आया कि मैं पढ़ाऊं। लेकिन हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के विद रिस्पेक्ट टू मेरा जुपिटर जो है वो सैटर्न के पीछे है। तो जब आप इस चीज पर काम करेंगे, इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में प्रयास करेंगे,
तो आपको खुद ब खुद ये चीज क्लियर होने लगेगी कि मैं कहाँ आप लोगों को इंडिकेशन दे रहा हूं कि आप पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते। चॉइस आपके पास है। इसलिए जुपिटर क्या है? जुपिटर गुरु है, जुपिटर ज्ञान है। तो जिस व्यक्ति के सैटर्न के पीछे जुपिटर है, उसके सैटर्न को यानी कि उसके कर्म को पुश करने के लिए किस प्लैनेट की रिक्वायरमेंट है? उसके कर्म को पुश करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो जुपिटर की रिक्वायरमेंट है। और जुपिटर कौन है? जुपिटर गुरु है। गुरु का एकमात्र पुश जो है वो आपको कहां से कहां ले जाएगा जुपिटर सैटर्न के केस में, ये आप भी उस चीज को, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कैसे, ये कनेक्शन कैसे बनते हैं उस पर हम आएंगे हम लोग, बट अभी फिलहाल के लिए कौन पीछे कौन आगे है किस तरीके से, पहले उस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। नहीं तो फिर आप लोग क्या है, अभी अभी आप लोगों का थोड़े हाथ चलने लग गए होंगे, सब लोगों ने अपने अपने चार्ट खोल के कि मेरे सैटर्न के पीछे कौन है, मेरे सैटर्न के आगे कौन है, वो सब चीजों पे आप लग जाएंगे। बट उससे पहले ये है कि आप कंसेप्ट की क्लैरिटी कर लें तो ज्यादा बेटर। नहीं तो इस सेशन के लास्ट में भी आप लोगों की जो स्टेट है ना वही रहेगी जो हमेशा रहती है, कि कोई हमारा चार्ट जो है ना वो बैलेंस कर दो। ठीक है, वो कभी होता ही नहीं है एक्चुअली, कितना कुछ कर लो, कितना कुछ पढ़ लो, वो कभी बैलेंस नहीं होता। ठीक है, इसलिए बेटर है उसको पहले बैलेंस कर लो अगर मौका मिल रहा है बैलेंस करने का। ठीक है, तो देखिए सैटर्न के पीछे, सैटर्न के पीछे यदि मार्स, सपोज कीजिए सैटर्न के पीछे यदि मार्स है, मार्स किस चीज का कारक है? मार्स भूमि का कारक, मार्स मशीनरी का कारक। हम मार्स को यहां पर मशीन से जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी से भी जोड़ते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहां पर सारे जो कारक तत्वों का आधार लिया है वो काल पुरुष की कुंडली ली। मंगल को हम फिजिकल एक्टिविटीज से भी जोड़ते हैं, मंगल को हम स्पोर्ट्स से भी जोड़ते हैं, मंगल को हम डिफेंस से भी जोड़कर देखते हैं कि डिफेंस के अंदर जितने भी लोग हैं, आर्मी के अंदर जो है, एयरफोर्स के अंदर, वो सब मार्स से जुड़े हुए हैं। और मार्स क्या है? मार्स को हम देहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स इज देहा। देहा मीन्स व्हाट? देहा मीन्स बॉडी। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सैटर्न के पीछे ना मार्स हो। अब मार्स क्या है? मार्स झगड़े का कारक, मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक, मार्स जो है एनिमिटी का कारक है, कंपटीशन का कारक है। कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो मार्स का एक एट्रीब्यूट है। इसलिए होता क्या है कि जब कभी आपकी कुंडली में सैटर्न के ठीक पीछे मार्स है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपका सैटर्न जो है अपनी पास्ट लाइफ में आपने किस प्लेनेट से जुड़कर कार्य किया है? पास्ट लाइफ में आपने मार्स से जुड़कर कार्य किया। जैसे ही ये व्यक्ति अपने जीवन में मार्स के सिग्निफिकेशंस को एक्टिवेट करता है, तो ये व्यक्ति के करियर को बल मिलना शुरू होता है। इसलिए क्या होता है कि जब भी किसी के सैटर्न के पीछे मार्स यदि आपको दिखाई दे, आपकी कुंडली में सैटर्न के पीछे मार्स या किसी और व्यक्ति के सैटर्न के पीछे मार्स, तो आप रेमेडी के लिए जानते हैं उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे भाई अपने नौकरी या अपने काम धंधे के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने आप को फिजिकली फिट कर। क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को फिजिकली फिट कर लिया, उस दिन के बाद से आपका काम जो है वो अपने आप दौड़ना शुरू कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज यहां पर सैटर्न जो है उसको पुश करने के लिए किसकी जरूरत है? मार्स की जरूरत है। मार्स कौन है? मार्स देहा है। देहा मीन्स बॉडी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एक्टिवेट मार्स इन योर लाइफ। कितनी बार, कितनी जगहों पर मैंने ये क्लियर मेंशन किया है कि यदि किसी केस में आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं कमेंट सेक्शन में अपने, मेरे ग्रुप के जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको लिखवाता हूं कि अगर कोई लिखता है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही,
तो कहीं ना कहीं उसका अगर पता चले कि भाई सैटर्न मार्स का कोई कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको क्या रेमेडी देते हैं? जमीन पर सो जाइए, जमीन पर खाना खाइए, सुबह सुबह बेयर फुट चलिए। हम ये क्या करा रहे हैं? ये हम मार्स की एक्टिवेशन करा रहे हैं उस व्यक्ति के जीवन में। और जिस दिन व्यक्ति ऐसा करना शुरू कर देगा, उस दिन के बाद से उसका प्रोफेशन जो है वो अलाइन होना शुरू हो, उसको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब बहुत से लोग जो हैं, अब बहुत से लोग जो हैं, अब देखिए कई लोगों के दिमाग में ना, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि ईश्वर ने ये जो दिमाग के रूप में ये जो हथियार दिया है, ये जरूरत से ज्यादा काम करता है, जरूरत से ज्यादा जो है अपने को यूज करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना दिमाग अभी से लगाना शुरू कर दिया कि हम तो जी बहुत फिट नहीं, हमारा तो वेट बहुत ज्यादा है, हमने तो फिजिकली फिट नहीं रखा हुआ, फिर भी हमारा जो काम है ना बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज पर योर लॉजिक, वो मार्स और सैटर्न वाला जो योग है ना, वो हमारी कुंडली में काम नहीं। तो मैंने आप लोगों को अभी अभी एक बात कही कि मार्स का संबंध जो है ना, वो सिर्फ आपके फिजिकली फिट रहने से नहीं है, उसका संबंध जो है मैकेनिकल चीजों से भी, टेक्निकल चीजों से भी। और मार्स को हम किस चीज से जोड़ते हैं? मार्स को हम स्किल्स से जोड़ते हैं। स्किल्स, SKILLS, स्किल्स। ठीक है। तो स्किल्स का अर्थ क्या है कि यदि आप किसी भी प्रोफेशन में है जिसके अंदर किसी सर्टेन स्किल की मौजूदगी, तो भी आप मार्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसलिए मंगल को ठीक रखना। अब देखिए, दो तरीके के प्रोफेशन होते हैं जीवन में। एक प्रोफेशन वो रहेगा जिसको जीवन भर करने का आपका मन करेगा। अब यहां पर जो मैं डिफरेंशिएशन दे रहा हूं ना आप लोगों को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशन वो रहेगा जीवन भर जिसको आपका करने का बहुत मन करता रहेगा, अरे यार मैं इस प्रोफेशन को कर लूं, मेरा बड़ा मन है रेस्टोरेंट ओपन करने का, मेरा बड़ा मन है वास्तु कंसल्टेंसी करने का, मेरा बड़ा मन है एस्ट्रोलॉजी करने का। तो एक प्रोफेशन सदैव वो रहेगा जिसको करने की इच्छा आपके अंदर हमेशा जागृत है। और एक प्रोफेशन वो प्रोफेशन रहेगा जिसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, आप बस उसको करोगे और वो अपने आप अपने फ्लो में आपको अपने को करवाता चला जाए। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपके डीएनए के अंदर उस प्रोफेशन को लेकर जो स्किल, जो इंफॉर्मेशन, जो चीजें चाहिए, उसकी मौजूदगी आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है। कैसे? मान लीजिए कोई भूमि का काम करना चाहता है, भूमि से संबंधित काम करना चाहता है, और उसकी कुंडली के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन मौजूद है? मंगल शनि, यानी कि मंगल 10 डिग्री है, शनि 15 डिग्री है, यानी कि शनि को पुश कौन कर रहा है? मंगल कर रहा है। शनि के पास किस ग्रह की मौजूदगी है? मंगल की मौजूदगी। इसका अर्थ क्या है? ये व्यक्ति मंगल से जुड़ा हुआ प्रोफेशन यदि करेगा, तो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी चीज के, ये बहुत अच्छे से उस प्रोफेशन को कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस व्यक्ति के सैटर्न के आगे मंगल होगा, ध्यान रखिएगा, एक एक कंडीशन क्या थी? सैटर्न के पीछे मंगल, और एक होगी कि सैटर्न के आगे मंगल। जिस व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न के आगे मंगल होगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये व्यक्ति के अंदर मंगल के प्रोफेशन के गुणों की मौजूदगी तो नहीं है, लेकिन इस जीवन में ये व्यक्ति मंगल के प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है। इसलिए सैटर्न के बाद जब आपको मार्स की मौजूदगी मिलती है, तो ये व्यक्ति टेक्निकल कामों के अंदर घुसने का प्रयास करता है, ये व्यक्ति स्किल्स से जुड़ी हुई काम के अंदर घुसने का प्रयास करता है। तो हमेशा इसकी एक जो इच्छा बनी रहती है, एक डिजायर जो बनी रहती है, वो डिजायर हमेशा मंगल के कामों की तरफ इसको ले जाने का प्रयास करता है।
तो ये सैटर्न के पीछे मार्स और सैटर्न के आगे मार्स रहने पर क्या होता है, ये उसका जो है वो मैंने एक एग्जांपल। तो अगर आपके पीछे मार्स है सैटर्न के और आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं ले पा रहा है, आपके करियर को दिक्कतें आ रही है, तो आप उस दिक्कत को कैसे दूर करोगे? मार्स को सही करके या मार्स को एक्टिव करके उसको ठीक करोगे। अब मार्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जमीन पर सोना मार्स का एक एट्रीब्यूट है, लेकिन हर आदमी कहेगा मैं जमीन पर नहीं सोऊंगा, मैं बड़ा आदमी हूं तो मैं जमीन पर नहीं सो सकता। सब लोगों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशंस निकल कर आ जाती है, अपने अपने एक्सक्यूजेस निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसे में आप बहुत से तरीके हैं जहां पर आप व्यक्ति को वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को आपने कोई ना कोई फाइटिंग स्किल्स को सीखते हुए देखा होगा, जैसे टाइक्वांडो है, मार्शल आर्ट्स है, या कुछ भी इस तरीके का। वो क्या है? वो मंगल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और ये मंगल के सिग्निफिकेशंस को समझ लेना, क्योंकि आज तो हम बात सिर्फ जुपिटर मार्स की कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्वयं की थोड़ी भी बुद्धि लगाई तो आपको ये भी पता चलेगा कि कई बार बच्चों के केसेस में, खासकर उन बच्चों के केसेस में जो पढ़ते नहीं है या जिनको एंग्जाइटी रहती है पढ़ने के नाम पर, या जिनके पेरेंट्स की बहुत फाइट चलती रहती है अपने बच्चों के साथ में कि ये पढ़ ले, वहां पर मार्स की यूटिलाइजेशन जो है ना वो बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सर्टेन अदर कॉम्बिनेशंस जो है वो काम। तो यहां पर मार्स और सैटर्न को ठीक करने का मैंने तरीका आपको बताया कि आप मार्स को यूज करें। ठीक है, तो मार्स के अंदर क्या है? मार्स के अंदर ताकत है आपके सैटर्न को पुश करने की। अब आते हैं दूसरे प्लेनेट, सैटर्न मून। सैटर्न मून, नाउ व्हाट इज मून? मून से कई चीजें जुड़ी हैं। आप सब लोगों ने अब तक अपने अपने सैटर्न के आसपास जो प्लेनेट है उसको देख लिया होगा। तो जिन लोगों के होते जा रहे हैं उनकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी, जिनका नहीं हुआ उनकी बढ़ जाएगी। अब मेरा नंबर आ गया। तो सैटर्न मून क्या करता है? मून इज फिकल माइंडेडनेस। मून इज योर चेंजेबल थॉट्स। आपके थॉट्स का बदलते रहना, आपकी फिकल माइंडेडनेस मून है। ब्लेम्स का कारक भी हम मून को मानते हैं। ब्लेम्स, ब्लेम्स का मतलब समझते होगे आप लोग, आरोप प्रत्यारोप। जब आपके ऊपर कोई आरोप लग जाता है, आपके ऊपर कोई ना कोई एक आपको डिसग्रेस होता है कि भाई ठीक है आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया, भाई इस व्यक्ति ने ये गलती की है, इस व्यक्ति ने ये गुनाह किया है प्रोफेशन में, तो दैट इज ब्लेम गेम। तो मून इज द कारक ऑफ ब्लेम गेम। मून इज द कारक ऑफ फूड। जो खाना आप खाते हैं दैट इज मून। टूर एंड ट्रेवल क्या है? टूर एंड ट्रेवल इज मून। अब सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनकी कुंडली में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो। तो इसको स्वयं थोड़ा सा अपने आप भी सोचने का प्रयास कीजिए कि अगर सैटर्न पीछे है, मून बाद में, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? सैटर्न मून को फॉलो कर। मून की क्वालिटीज क्या है? मून की क्वालिटीज मैंने अभी अभी आपको बोली है, इससे ज्यादा क्वालिटीज मून की हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना कर लीजिए। तो मून की क्वालिटी क्या है? मून की क्वालिटी है चेंजेबल थॉट्स। सैटर्न के आगे जिन लोगों का मून होता है ना, उन लोगों के हमेशा थॉट्स जो है अपने प्रोफेशन को लेकर बदलते रहते। अब ये कर लूं क्या,
अब वो कर लूं क्या, इसको चेंज कर लूं क्या, यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये वाला प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर ज्यादा अच्छा जो है वो आउटपुट निकल के आए। तो व्यक्ति के थॉट्स जो है ना वो निरंतर चेंज होते रहते। व्यक्ति जो है बहुत से केसेस में सैटर्न मून कॉम्बिनेशन में खाने के काम की तरफ बहुत भागता है। अरे यार मेरे को रेस्टोरेंट ओपन करना है, मुझे खाने पीने का काम करना है, मुझे टूर एंड ट्रेवल का काम करना है। ये बहुत थॉट्स आते हैं आदमी के दिमाग में। खासकर कब आएंगे, जब सैटर्न कम डिग्री का होगा, मून ज्यादा डिग्री का। क्यों? क्योंकि सैटर्न किसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है? सैटर्न मून को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके अंदर डिजायर किस चीज की है? आपके अंदर डिजायर है चंद्रमा को फॉलो करने की। और एक कंडीशन ये बन गई कि सैटर्न के पीछे मून है, बैक में मून, यानी कि मून 10 डिग्री है, सैटर्न 15 डिग्री। तो अब क्या हुआ, अब सैटर्न जो है वो मून को फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो उस प्लेनेट को करेगा जो उसके आगे है। लेकिन उसके अंदर मौजूदगी किसकी है? उसके अंदर मौजूदगी है मून के कारक तत्व। उसके अंदर मून के कारक तत्वों की मौजूदगी है। इसलिए सैटर्न को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको किस प्लैनेट को एक्टिव करना पड़ेगा? आपको चंद्रमा को एक्टिव करना पड़ेगा। तो आप में से जितने भी लोग मून सैटर्न कॉम्बिनेशन लेकर बैठे और वो प्रोफेशनली कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो आपको बड़ा बेसिक सा उपाय दे देता हूं। बड़ा बेसिक सा उपाय यह है, आप जहां कहीं भी रह रहे हैं अपने जगह को बदल लीजिए, आपका काम जो है सेटल हो। अब ये बात मैंने कहां से की है कि अपने जगह को बदल लीजिए आपका काम सेटल हो जाएगा? बिकॉज चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा को हम चेंज ऑफ प्लेस कहते हैं। व्हाट इज चंद्रमा? चंद्रमा इज रीलोकेशन और चेंज ऑफ प्लेस। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो है वो जीवन भर प्रयास करता रहता, जीवन भर मेहनत करता रहता है, लेकिन तब तक उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती जब तक वो अपनी जगह नहीं बदल लेता, अपने काम की जगह को नहीं बदल लेता। क्यों? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सैटर्न के साथ में मून लेकर बैठे। और आप लोगों के लिए सिंपल रेमेडी ये है, सैटर्न मून वालों के लिए बड़ी सिंपल रेमेडी, कि सबसे पहला तो ये है कि आप अपने काम को बदल लीजिए। ओ सॉरी, काम को बोल रहा हूं, अपनी जगह को बदल लीजिए। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपका काम सेटल नहीं हो रहा, आप बॉम्बे चले जाइए, आप चेन्नई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए। लेकिन जैसे ही आप अपने चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, अपना अपना अपनी जगह को बदलते हैं, आपका काम जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा, आपका सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों के पास अपने जेन्युइन रीजंस भी हैं, हम अपनी जगह को नहीं बदल सकते हैं। और आपके उसके पीछे रीजन क्या होगा? हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स को कहाँ छोड़ के जाए, किस तरीके से वो कर। तो सब लोगों के अपने अपने रीजंस होने लगते। ऐसे में हमारे पास रेमेडी क्या होती है? हमारे पास रेमेडी होती है कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर टूर एंड ट्रैवल को इन्वॉल्व करें। जितने भी लोग यहाँ पर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, आप सब लोग लेकर बैठे होंगे। आप अभी के अभी चेक करके देखिए कि जब आपने अपनी जगह बदली होगी या जब आपने लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया होगा, आपने अपनी लाइफ में राइज किया होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। भले ही आपका कॉम्बिनेशन जो मर्जी हो, भले आप 6 8 12 लेकर बैठे हो, 5 8 12 लेकर बैठे हो, मैं गारंटी देता हूँ आप, जब आपने अपनी जगह बदली होगी, जब आपने ट्रैवल किया होगा, आपके प्रोफेशन के अंदर सुधार होगा 100%। क्यों? क्योंकि आपके प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करने का काम कौन करता है? आपके प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करने का काम चंद्रमा करता है। चंद्रमा कौन है?
चंद्रमा मदर है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मदर है। अब देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे कर्मा अलाइनमेंट जब हम करते हैं तो कर्मा अलाइनमेंट किसकी की जा सकती है? कर्मा अलाइनमेंट आपके चार्ट से आपकी की जा सकती है, पड़ोसी की जा सकती है, नाना की, नानी की, बुआ की, मौसी की, मौसा की, मामा, मामी, छोटा भाई, बड़ा भाई, जिस व्यक्ति की आप चाहें कर्मा अलाइनमेंट कर सकते। कैसे, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। व्हाट इज मून? मदर इज मून, ठीक है, मां चंद्रमा। शनि क्या है? शनि को देख लो, शनि क्या है? शनि हार्ड वर्क है, शनि डिसिप्लिन है, शनि प्रोफेशन। अब चंद्रमा शनि वाले जितने भी लोग हैं, वो अपनी कुंडली उठा के देख लो, 2-3 प्रिडिक्शंस मैच कर लेना। पहली प्रिडिक्शन ये कि मदर को अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क करना पड़े, पहला। मदर जो है वो एक वर्किंग विमेन हो सकती है। दूसरा, मदर जो है उनको बहुत सी बीमारी हो सकती है, बहुत सी डिजीज हो सकती है। मदर के नाम पर आप काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो पुराने ज्योतिषियों के पास जाते थे, बोलते थे भाई हम अपना काम करना चाहते हैं, क्या करें? वाइफ के नाम पे काम कर ले। तो ज्योतिषी बोलते थे ठीक है, एक काम करो, जो कंपनी है ना अपने वाइफ के नाम पर खोल दो, बढ़िया रहेगा तुम्हारे। सैटर्न चंद्रमा में क्या होता है? सैटर्न चंद्रमा में आप मदर के नाम से काम कर सकते। क्यों कर सकते हैं? सोच के देखिए, बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका है। मून इज मदर एंड सैटर्न इज कर्मा, एंड हु इज बिहाइंड योर सैटर्न? मून इज बिहाइंड योर सैटर्न। तो कौन पुश कर रहा है आपके शनि? आपके कर्म को पुश कौन कर रहा है? चंद्रमा पुश कर रहा है। यदि आपके चंद्रमा पीछे है शनि के, और आप इस बात का रोना रो रहे हैं कि हम आज तक अपने करियर में सेटल नहीं हो पाए, तो सोच के देखिएगा आप अपनी मदर की कितनी सेवा किए हैं, या आपकी मदर जो है वो आपके लिए कितना वैल्यू रखती है। क्योंकि जो व्यक्ति ये बोल दे कि मेरी मदर से ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल कोई नहीं है, वो आदमी जीवन में कभी भी सैटर्न चंद्रमा के योग के बाद किसी से रेमेडी नहीं मांगता कि मुझे रेमेडी चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी रेमेडी कर दी। वो आदमी अपने करियर में राइज करेगा, करेगा मतलब 100%। दिस इज कर्मा लाइन। अब सैटर्न के आगे यदि चंद्रमा है, तो मतलब सैटर्न भागने का प्रयास कर रहा है किसकी तरफ? चंद्रमा की तरफ। यहां आदमी के मन में चंद्रमा वाले थॉट्स आएंगे, खाने का काम कर लूं। ऐसे आदमी को बड़ा मन लगता है, उसका उसकी इच्छा होती है उसको कोई ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जिसमें वो घूमता रहे, उसकी ट्रैवलिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या, चेंजेबल थॉट्स हैं। शनि और चंद्रमा जिस व्यक्ति का होगा, वो व्यक्ति एक जगह पर टिक कर, या एक समय, बहुत लंबे समय तक एक जगह ठीक तरीके से काम कभी नहीं कर सकता। अगर उसको एक जगह ही बिठा दिया, एक ही काम को लेकर बिठा दिया, और कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया, ये व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा। शनि चंद्र। सैटर्न राहु, या राहु सैटर्न।
राहु इज फॉरेन लैंड्स, राहु इज शैडो एक्टिविटीज। शैडो एक्टिविटीज को आप अनएथिकल एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। अनएथिकल एक्टिविटीज में क्या आता है? स्मगलिंग किस में आती है? अनएथिकल एक्टिविटीज में आती है। ब्राइब किस में आती है? अनएथिकल एक्टिविटीज में आती है। तो राहु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है फॉरेन लैंड्स, अनएथिकल एक्टिविटीज को। इसका अर्थ क्या है कि अगर राहु आपके सैटर्न के पीछे है तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब राहु सैटर्न के पीछे होगा तो सैटर्न के अंदर तो राहु की मौजूदगी होगी, लेकिन राहु के अंदर भी सैटर्न की मौजूदगी होगी। क्यों? क्योंकि राहु का जो मोशन है वो डायरेक्ट है कि रेट्रोग्रेड है। मतलब है तो वो एक तरीके से अपने लिहाज से डायरेक्ट, बट वो बाकी प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू यदि आप देखें तो वो रेट्रोग्रेड मोशन है। इसका अर्थ क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हमेशा गड़बड़ क्यों होती है? आप जब भी राहु केतु का कॉम्बिनेशन जब स्टडी करते हैं आपको प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि राहु केतु के कॉम्बिनेशन को व्यक्ति वैसे ही स्टडी करता है जैसे वो बाकी प्लैनेट्स को स्टडी करता है, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा बदलाव है। क्यों बदलाव है? कि जब आप राहु सैटर्न के कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राहु में किसकी मौजूदगी है? राहु में मौजूदगी है शनि की। और शनि में मौजूदगी किसकी है? शनि में मौजूदगी है राहु की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राहु को या शनि को बल देने का काम कौन सा ग्रह कर रहा है? शनि को बल देने का काम राहु ग्रह कर रहा है। तो सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोफेशनली सेट कर लेता है खुद को। कब? जब वो फॉरेन लैंड्स में चला जाए या वो कोई शैडो एक्टिविटीज करने लगे। और शैडो का अर्थ क्या है? शैडो का अर्थ परछाई है। आज की डेट में आप परछाई या परछाई से जुड़े हुए कामों को कैसे देखते हो? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो एक्टिविटी चल रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपकी परछाई देख रहा हूं, आप मेरी परछाई देख रहे हैं। हम रियलिस्टिक व्यू नहीं देख रहे हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज राहु। इसलिए क्या है, यूट्यूब क्यों क्यों इतना चल रहा है? ये सोशल मीडिया क्यों इतना ग्रो कर? क्यों? किसका डोमेन है ये सारा? ये सारा डोमेन राहु। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा सरल है कि जब आपके सैटर्न के साथ राहु की लिंकेज बनेगी तो आपको किसी ना किसी प्रकार सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा अपने काम को आगे लेकर जाने की। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति फॉरेन लैंड्स में नहीं जा सकता है। उसके अपने अपने कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। वो कहेगा नहीं भाई, मेरे बस की नहीं है फॉरेन लैंड्स में। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रिगर कर दीजिए, राहु को ट्रिगर कर दीजिए। तो राहु को ट्रिगर करने से क्या होगा? आपका सैटर्न जो है ट्रिगर। एंड राहु इज व्हाट? राहु इज ग्रैंड फादर। राहु इज व्हाट? राहु इज ग्रैंड फादर। क्या बता रहा है सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन? ये बता रहा है कि ग्रैंड फादर जो है उन्होंने जीवन में बहुत जो है बहुत अधिक मेहनत की है। सैटर्न सैटर्न इज परिश्रम, सैटर्न इज हार्ड वर्क। उनके जीवन में जो कुछ भी प्रोफेशनली हुआ है या जो उन्होंने प्रोफेशन चूज किया या जो उनकी प्रोफेशनल जर्नी रही, वही प्रोफेशनल जर्नी कहीं ना कहीं आपकी भी हो सकती है। बिकॉज राहु इज ग्रैंडफादर, सैटर्न इज प्रोफेशन। सैटर्न किसके गुण लेकर आया है? सैटर्न राहु के गुण लेकर आया है। इसलिए क्या होता है? इसलिए कर्मा अलाइनमेंट में हम
व्यक्ति को भी बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो सैटर्न का पूरा जो फिलॉसफी है ना वो खत्म हो जाएगी, वो दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे। किसका कॉम्बिनेशन? राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे। कुछ लोग जो हैं वो केतु जुपिटर का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे। तो कुछ लोग राहु जुपिटर, कुछ लोग केतु जुपिटर। राहु जुपिटर का मतलब क्या है? राहु जुपिटर का मतलब यह है कि जुपिटर किसकी किसकी क्वालिटीज लेकर आया है? राहु जुपिटर में जुपिटर के पास किसकी क्वालिटी? सिंप्लीफाइड राहु की है। राहु कौन है? ग्रैंडफादर है ना। आप अभी के अभी चेक कर सकते हैं कि आपका सोल या आप जिस तरीके से बने हैं या जो आप एज अ जीव कौन है, आप अपने ग्रैंडफादर को मैच कर लीजिए, खुद को मैच कर लीजिए, आपके अंदर वही क्वालिटीज वही सब चीजें मिलेंगी जो आपके ग्रैंडफादर। और आप री इनकारनेशन में कौन है? आपका पुनर्जन्म कैसे हुआ है? आपका पुनर्जन्म अपने ही दादा वाली पीढ़ी से हुआ है, मतलब अपने ही फोर फादर्स के रूप में आपने अभी जन्म लिया। और इस चीज की वेरिफिकेशन आप अपने बड़े बुजुर्गों से कर सकते हैं, और वो आपको हिंट दे देंगे कि हाँ, कि ये बात कहीं ना कहीं बैठती है, तुम्हें देखते हैं तो बैठती है, वो लगता है। कब? जब राहु जुपिटर है। ये क्या है? ये री इनकारनेशन वाली बात है, जिसको एस्ट्रोलॉजी पहले से बोलती आई है और कैट में हम बोलते हैं। और केतु में क्या है? केतु जुपिटर में आपके अंदर क्वालिटीज किसकी आई हैं? केतु जुपिटर में आपके अंदर मैटरनल ग्रैंडफादर की क्वालिटी है। यानी कि आप अपने नाना की क्वालिटीज लेकर जन्मे हैं। एज अ जीव आत्मा आप कौन है? एज अ जीव आत्मा आप अपने नाना या उनकी जो लीनियज है, उस लीनियज का कोई व्यक्ति है आप, जो इस जन्म के अंदर आया है कुछ चीजों को पूरा कर। तो ये जो प्लैनेट किसकी क्वालिटीज लेकर आया और किसकी क्वालिटी लेकर जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न को हम पढ़ रहे थे, तो सैटर्न में यदि सैटर्न के साथ में मरकरी है, लेट्स से, तो मान लीजिए मरकरी सैटर्न, मरकरी इज एजुकेशन, मरकरी इज एजुकेशन एंड सैटर्न इज योर कर्मा। अब देखिए, गुरु और बुध, इनको सेपरेटली समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति गुरु है, लेकिन मरकरी कौन है? मरकरी टीचर है, मरकरी व्यापारी है, मरकरी ट्रेडर है। तो मरकरी सैटर्न वाला व्यक्ति जो है वो एजुकेशनल लाइन में, ट्रेडिंग लाइन में या रिटेल लाइन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे। एंड व्हेन यू हैव मरकरी बिहाइंड योर सैटर्न, मरकरी आपके सैटर्न के ठीक पीछे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके सैटर्न को बल कौन दे रहा है? आपके सैटर्न को बल दे रहा है मरकरी। एंड व्हाट इज मरकरी? मरकरी इज एजुकेशन। आप में से बहुत से लोग इस टाइम पर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर यहां बैठे हों, प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट यहां बैठे हों। कुछ लोग तो कैमरा जान के ऑन भी नहीं करेंगे, उनको ये लगेगा अरे ऐसा पता चल जाएगा यार, ये तो अभी भी पढ़ रहा है, बाकी लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो पढ़ते हो, है ना। फिर कॉपी करके नोट्स कहां से लिखेंगे अगर शक्ल दिखा दी। तो मरकरी सैटर्न में क्या होता है कि मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या मान लीजिए आप वास्तु कंसल्टेंट, और आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर ग्रो करना है या एज अ वास्तु कंसल्टेंट ग्रो करना है, तो आपके ग्रोथ का सूत्र क्या है? आपके ग्रोथ का एक ही सूत्र है, अपने आप को अपनी फील्ड में एजुकेट करते जाए, पढ़ते जाइए। नेवर स्टॉप स्टडिंग व्हेन यू हैव मरकरी सैटर्न इन योर हाउस।
अरे यार ये लाल किताब को क्यों घुसा रहे हो, मरकरी रिप्रेजेंट सिस्टर, बुआ। अभी भी जल प्रवाह कर करके परेशान नहीं हुए क्या? मत लेकर आओ उसको बीच में, चीजों को। ये बिल्कुल, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। आप लोग फिर वो ले आए कि वो ठीक है, वो रिलेशन अच्छी बात है कि आप अपने रिलेशंस को अच्छे रखिए, बुआ से, बहन से, बेटी से, बट ये बिल्कुल एक अलग चीज है। मरकरी मीन्स एजुकेशन, सिंपल। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप चाहे व्यापार में है, बिजनेस में है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एजुकेट योर। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने जिस दिन अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया, जिस दिन अपनी पढ़ाई को आपने क्लोज कर दिया, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सैटर्न को कौन ट्रिगर करता है? आपके सैटर्न को मरकरी ट्रिगर करता है। ठीक है, मरकरी सैटर्न। एंड नाउ कम्स द मोस्ट ट्रिकी कॉम्बिनेशन ऑफ केतु एंड सैटर्न। ठीक है, सबसे ट्रिकी कॉम्बिनेशन अगर कोई है तो वो सैटर्न केतु है। सैटर्न केतु वाला व्यक्ति या तो आपको बहुत निचले स्तर पे मिलेगा या बहुत ऊंचे स्तर पर। बहुत रेयरली आप सैटर्न केतु वाले व्यक्ति को बहुत बीच में पाओगे। केतु क्या है? अब देखिए कि ज्योतिष में अगर कोई सबसे चमत्कारी ग्रह है वो केतु है। क्यों है? अरे सैटर्न वीनस वाले परेशान मत हो भाई, सैटर्न वीनस तो पहले से ही एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सैटर्न वीनस वालों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह केतु है। आज उसका एक उदाहरण देता हूं मैं कि क्यों ऐसा है। अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ की शुरुआत कहां से होती है? किसी पेड़ की शुरुआत कहां से होती है? जड़ों से होती है, जाहिर सी बात है। रूट से होती है। रूट्स को आप कौन सा प्लेनेट बोलते हैं? रूट्स को आप केतु बोलते हैं। केतु जड़े हैं। केतु क्या है? केतु रूट्स। फिर अगर आप किसी मंदिर में गए हैं तो हम मंदिर से पवित्र जगह कोई नहीं मानते। हम जितने भी सनातनी लोग हैं, हमारे लिए मंदिर जो है वो बहुत प्रीशियस जगह होती है। तो मंदिर के अंदर या किसी भी धार्मिक स्थान में आपको सबसे ऊंचाई पर क्या दिखता है? अगर आपको पेड़ की जड़ें सबसे नीचे दिखती हैं तो आपको किसी मंदिर के सबसे ऊंचे स्तर पे क्या दिखता है? झंडा दिखता है। वो झंडा कौन है? तो झंडा भी केतु है। सबसे नीचे केतु और सबसे ऊपर केतु। अर्थ समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी रूट से जुड़ा रहे, अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, उसका झंडा कभी नीचे नहीं होगा, उसका झंडा हमेशा लहराता है। दिस इज द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ केतु। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो केतु सैटर्न का कॉम्बिनेशन लेकर आए होंगे। केतु सैटर्न। अब केतु सैटर्न क्या है? सैटर्न किसको लेकर आया है? सैटर्न किसके प्रभाव लेकर आया? केतु के लेकर आया है। अगर आपका सैटर्न केतु के प्रभाव लेकर आ गया है तो आपको राहुल कौशिक जैसे से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी चूज करूं या ना करूं, क्योंकि आप ऑलरेडी बाय बर्थ एक एस्ट्रोलॉजर। आपने की हुई है पास्ट लाइफ।
और यही कारण है इस लाइफ में हमेशा ये बार बार खींचती है, बुलाती है, अरे यार पढ़ो ना, अरे यार करो ना। बहुत रेयरली लोगों को ये पता चल पाता है कि उनके अंदर क्या है, किस चीज की मौजूदगी है, बहुत बहुत रेयरली पता चलता है। और जब पता चलता है तो सांसें जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स पर चलने लगती है। मतलब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि टाइम आने लगता है, भाई 80-85 की उम्र हो गई, अब क्या हो। लेकिन यहां पर आपको विद इन अ मिनट समझ में आ जाता है कि एज अ जीव आपकी क्वालिटीज क्या है और एज अ कर्म आप कौन सी क्वालिटीज लेकर आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केतु सैटर्न का अर्थ क्या है? केतु सैटर्न का अर्थ यह है कि आपके अंदर ऑलरेडी केतु के गुणों की मौजूदगी है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहेंगे सर हमारा प्रोफेशन में बहुत अच्छा चल रहा है, हम केतु सैटर्न लेकर बैठे हैं और एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली करने का हमारा कोई मन नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोफेशनली नहीं करना चाहते नहीं कीजिए, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी को कभी भी मत छोड़िए। एस्ट्रोलॉजी को आप सदैव करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके सैटर्न को बल देने का काम कौन सा ग्रह कर रहा है? आपके सैटर्न को बल देने का काम केतु। तो सिर्फ आपके एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेने से आपकी क्या चीज अच्छी हो रही है? आपका प्रोफेशन अच्छा हो। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको अपना केतु जो है वो एक्टिवेट करके रखना। और केतु एक्टिवेट करने का मतलब यही नहीं होता। केतु एक्टिवेट करने का मतलब यह भी होता है कि आपने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आपको कभी भी ये नहीं भूलना है कि आप कौन है। क्योंकि क्या होता है कि कामयाबी का एक बड़ा छोटा सा झोंका भी जो है ना, वो इंसान को उसकी अपनी हैसियत भुला देता है और वो ये समझने लगता है कि उसने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। उसको ये लगने लगता है कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली। और जिस समय उसको ये लगने लगे कि ये अचीवमेंट मेरी है और ये सब मैंने किया है, तो जानते हैं वो क्या करता है? वो केतु को साइडलाइन करके किस ग्रह को आगे ले आता है? वो राहु को आगे ले आता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में सबसे बड़ा मिथ आपको डालने वाला, सबसे ज्यादा आपको भ्रमित करने वाला ग्रह राहु ही। इसलिए सैटर्न के पीछे जब भी आपके केतु हो या सैटर्न के आगे जब भी आपके केतु, तो कभी भी इस चीज पर वो मत कीजिएगा कि ये आपने किया है। क्योंकि ये स्वयं आप भी नहीं जानते कि आपके पीछे कौन सी शक्ति जो है वो आपसे ये सब करवा रही है। एंड दैट इज द पावर ऑफ केतु एंड सैटर्न। जिस दिन आप भूले कि ये मैं, ये कोई और नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, सैटर्न, केतु सैटर्न वाले का जो है वो मतलब डाउनफॉल जो है स्टार्ट हो गया। आपको कोई, किसी को कोई टोटका करने की आवश्यकता नहीं है कि चलो यार ये कर देते हैं, इस पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, उसने अपने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया। ये जो आपके अपने कर्म है ना, यही आपका ब्लैक मैजिक है और यही आपकी इवल आई है, यही आपकी प्रोटेक्शन भी। इसीलिए हमने क्या नाम दिया? हमने बोला कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। कि जहां व्यक्ति कर्म को अलाइन कर लेगा वहां पर सब चीजें जो है अलाइंड होने लगेंगी। तो सैटर्न केतु के केस में मेडिकल लाइन, लीगल प्रोफेशन, आयुर्वेदा, कंसल्टेंसी, ये सब चीजों को आप ऑप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, मैं तो ये बोलता हूं कि कोई कॉम्बिनेशन चार्ट में हो या ना हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है किसी के भी चार्ट, कोई भी हो। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज सैटर्न एंड वीनस। सैटर्न एंड
वीनस। और शनि शुक्र क्या है? शनि इज कर्मा, शनि इज कर्म एंड वीनस इज वेल्थ। शनि इज कर्मा एंड वीनस इज वेल्थ। जब भी आपको शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन दिख जाए चार्ट, तो ये समझ लेना कि ये व्यक्ति बहुत धनी बन सकता है। और धनी बनने के लिए इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने कर्म के बलबूते ये बहुत धनी बन सकता है, बशर्ते ये अपने बाकी प्लैनेट्स को अलाइन कर ले, जो जो शनि और शुक्र के साथ में। और अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है, किसी के भी चार्ट में लगा देना, नरेंद्र मोदी के चार्ट में लगा देना, जो बाइडेन के चार्ट में लगा देना, एलन मस्क के चार्ट में लगा देना, जो चार्ट आपको लगे उसमें लगा देना, और बिंदास प्रिडिक्शन करना, आपकी प्रिडिक्शन गलत नहीं। पॉइंट क्या है? पॉइंट को समझने का पहले प्रयत्न कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाहूं। देखिए, जो कर्मा अलाइनमेंट है ना, ये एक तरह की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जिसमें कड़ियां जुड़ती जाती, एक प्लैनेट जुड़ा, एक के बाद कोई दूसरा प्लैनेट जुड़ा, फिर दूसरे के साथ में तीसरा प्लैनेट जुड़ा, तो ये सब एक जुड़ाव बनता चला जाता। इसलिए जब भी आपको किसी ग्रह के आगे कोई ग्रह दिखे और ग्रह के कोई पीछे ग्रह दिखे, इन दोनों ग्रहों को नोट कर लीजिए। ये बहुत बड़ा सूत्र है आप सब लोग। आज रात जी भर के लगाना अपनी कुंडली पे, अपने लोगों की कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली आप स्टडी करना चाहते हैं। आप जिस ग्रह को स्टडी करना चाहते हो, उस ग्रह को पकड़कर ये देखिए उसके पीछे कौन है और आगे कौन। क्यों? कारण आपको ये पता चल जाएगा कि ये ग्रह क्या लेकर आया है और ये ग्रह क्या लेने की इच्छा रखता है। मतलब सोचना है आप लोग। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में कॉम्बिनेशन है केतु सैटर्न मून, लिखिए, लिख लीजिए, चैट करने की बजाय लिख लीजिए। मैं जानता हूं आप सब लोग अत्यंत ज्ञानी हैं, लेकिन कोई चीज मिल रही है तो उसको लिख लीजिए। सपोज कीजिए आप लोगों की कुंडली में कॉम्बिनेशन है केतु सैटर्न मून, केतु सैटर्न मून। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया, आप कर्मा अलाइनमेंट के एटलीस्ट बेस को तो समझ जाए। और चीजें बात की हैं, लेकिन बेस आपको पता चले। अब केतु सैटर्न मून आपको क्या बता रहा है, समझने का कोशिश करनी है। केतु सैटर्न मून का मतलब यह है कि सैटर्न प्रभाव किसके लेकर आया? सैटर्न प्रभाव लेकर आया केतु। भाई मैं पूछ रहा हूं लेकर आया है, ये नहीं पूछ रहा किसके लेने जा रहा है। तो केतु सैटर्न मून मैंने इसलिए क्या लिखवाया आपको मैंने, और यहां पर ना सीक्वेंस बड़ा जरूरी है, सीक्वेंस को मत गड़बड़ कीजिएगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे अरे कोई बात नहीं, तीनों प्लेनेट हैं तो कंजंक्शन में, मून पहले लिख देता हूं, सैटर्न बाद में लिख देता हूं। कभी भी अगर आपने ऐसा कर दिया ना, आपको अपना चार्ट समझ में आएगा ना सामने वाले का चार्ट। यहां आप गड़बड़ कर,
केतु सैटर्न मून का अर्थ यह है कि सैटर्न केतु के प्रभाव लेकर आए, यानी कि आपके अंदर कौन से प्रोफेशन के गुणों की मौजूदगी है, केतु के गुणों की मौजूदगी है। आपके अंदर एक मेडिकल प्रोफेशनल मौजूद है। कौन सा मेडिकल प्रोफेशनल मौजूद है आपके अंदर? वो प्रोफेशनल मौजूद है जो किसी को पानी भी उठाकर दे देगा और बोलेगा मरीज को ये पानी पी ले, तो वो मरीज हील हो जाए। ये मौजूदगी आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप केतु सैटर्न का लेकर आए। लेकिन क्या होता है कि इंसान किसके पीछे भागता है? इंसान कभी भी उसके पीछे नहीं भागता जो उसको प्रेम करता है। इंसान उसके पीछे भागता है जिसको वो प्रेम करना चाहता है। बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब केतु सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, आपके अंदर मौजूदगी केतु के गुणों की, लेकिन आप दिन रात कौन सी माला जपोगे? रेस्टोरेंट खोलना है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करना है, ये सब आपके दिमाग में है। और जब कभी आप में से कोई इस कॉम्बिनेशन के साथ में मेरे जैसे किसी अज्ञानी के संपर्क में आओ, तो वो आपको ये कहेगा कि आपके अंदर ऑलरेडी केतु के गुणों की मौजूदगी है, इसलिए आप केतु से जुड़े हुए प्रोफेशन को चूज कर ली। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि केतु तो ठीक कर लिया, चंद्रमा का क्या? तो मैं कहूंगा कि केतु के प्रोफेशन को चूज करिए और इस प्रोफेशन को आसपास मत करिए, घर से बहुत दूर जाकर कर लीजिए। आप 100% जो है एस्टेब्लिश हो जाएंगे। आपका करियर जो है एकदम चमक के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीछे कौन है, आगे कौन, इसको ध्यान रखिए। सैटर्न वीनस के कॉम्बिनेशन में, वीनस फिनांस का भी कारक है, वीनस कपड़ों का भी कारक है, वीनस लग्जरी का भी। ये सब चीजों को वीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आज आप लोगों को बेसिक तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया है। बेसिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग अपने अपने चार्ट, दूसरे को भी सलाह दे देना। और दूसरा क्या है कि जैसे हम सपोज कीजिए राहु की बात करते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जब टेक्निक हम लोग फॉर्म कर रहे थे, तो इसको फॉर्म करते करते बहुत सारी चीजें दिमाग में आई, बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट हमने कुछ वास्तु के अंदर भी रिसर्चेस की इस टेक्निक को लेकर। वो भी अगर मेरे पास समय रहा तो उसके कुछ अंश मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसे सपोज कीजिए कई लोगों को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, वो लोग फोटोग्राफी बहुत करते हैं, फेसबुक पर डालना, ये सब करना। तो फोटोग्राफी जो है वो क्या है? फोटोग्राफी राहु, फोटोग्राफी इज राहु। अब समझने का कोशिश कीजिए कि अगर किसी का सैटर्न राहु है तो क्या फोटोग्राफी प्रोफेशन में हेल्प कर सकती है? ये सोचने का जो काम है ना, ये आप लोगों पे छोड़ता हूं। थोड़ा सा यूज करेंगे मरकरी को भी अपने, 5% 10% जितना भी यूज किया जाए। और राइटिंग है, जैसे लिखना, लिखना इस केतु। गार्डनिंग है, गार्डनिंग इज केतु।
और जब आप कर्मा अलाइनमेंट को थोड़ा डूब के समझने का प्रयास करते हैं ना, डूब के समझने का मतलब ये है कि जो मैंने बताया उसके अलावा भी आप थोड़ा अपना सोचने का प्रयास करते हैं, तो आपको बहुत से इंडिकेशंस ना अपने आप मिलना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे थे फैमिली में किसी बुजुर्ग से, तो बात हो रही थी कि पहले जब बच्चा जैसे डर जाता था, सोते हुए कोई बच्चा मान लीजिए डर जाता है या डर जाता, तो उसके लिए एक रेमेडी करते थे। सोच के बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा डर गया है, तो आसपास क्या रेमेडी करने के लिए बोलते हैं कि बच्चे के आसपास ये रख दीजिए या ऐसा कुछ कर दीजिए, क्या बोलते हैं? आप सब लोग एग्री करेंगे, बहुत से लोगों को बताया कि बच्चे के आसपास कोई नोकीली चीज, कोई नाइफ रख देना, कोई चाकू रख देना है, कुछ भी इस तरीके की कोई चीज रखवा दी जाती है ना। क्यों? एक बच्चा कौन है? बच्चे को तो ये भी नहीं पता कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में डिफरेंस क्या है, तो छोटा सा एक जीव आत्मा, लेकिन वहां पर भी अलाइनमेंट काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी किसको यूज किया जा रहा है? वहां पर मार्स को यूज किया जा रहा है। क्योंकि मार्स क्या है? मार्स आपका स्ट्रेंथ और आपकी करेज। प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम डर की। और डर को एक ही प्लेनेट कंट्रोल कर सकता है, दैट इज मार्स। क्या है मार्स? औजार है। इतनी छोटी छोटी चीजें भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक्सटर्नल अलाइनमेंट। एक्सटर्नल अलाइनमेंट का मतलब कि मान लीजिए आपकी कुंडली में सैटर्न राहु का योग, आप मेरे पास आए और आप मुझसे पूछ रहे हो कि हमारी अलाइनमेंट कीजिए। मैं बोलता हूं कि ठीक है जी, फॉरेन कंट्री चले जी। आप कहोगे नहीं जा सकते। मैं कहूंगा ठीक है, फिर एक काम कीजिए, आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए अपने काम। आप कहोगे नहीं कर सकते, मुझे अच्छा नहीं लगता सोशल। तो इसका मतलब क्या है कि आपने डायरेक्ट यूज नहीं किया, यानी कि आप जितना अच्छा यूज राहु का ले सकते हैं, आपने वो डायरेक्ट यूज नहीं किया। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या मौजूद है? दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इनडायरेक्ट यूज क्या कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट यूज में ये सब चीजें आ जाए। आप फोटोग्राफी कीजिए, आप कोई और एक्टिविटी कर लीजिए राहु, तो वो सब चीजें जो हैं ये इनडायरेक्ट यूज। तो कभी भी आप इनडायरेक्ट यूज पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, डायरेक्ट यूज पर फोकस कीजिएगा कि आप कितने अच्छे से प्लैनेट को अपने कर्म क्षेत्र के अंदर यूज कर सकते हैं। तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है वो एकदम बेस लाइन बता दिया है इस चीज का, और वो बेस लाइन बहुत खूबसूरती से काम करे। और जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि सैटर्न के साथ मून है और मून के साथ केतु की लिंकेज, वो कैसे काम करेगी। मून के साथ मार्स की लिंकेज है, वो कैसे काम करेगी। मून के साथ राहु की लिंकेज है, वो कैसे काम करेगी। तो यहां पर कौन सा प्लेनेट क्या लेकर आया, क्या लेने जा रहा, प्लैनेट्स के कारक तत्व क्या है, उन पर हमेशा आप लोगों ने फोकस करना है। तो ये पार्ट कौन सा है जो पार्ट आज आप लोगों ने स्टडी किया? ये बर्थ चार्ट का पार्ट है। बर्थ चार्ट कैसे काम करता है, इसके बाद में फिर डायनेमिक पार्ट निकल कर आता है। और ध्यान रखना, डायनेमिक पार्ट के भी दो रूल होते हैं। एक होता है कार्मिक रूल और एक होता है डायनेमिक, जिसको हम प्रेजेंट सिनेरियो में, अभी के सिनेरियो में आपको कौन कौन से रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे। मान लीजिए अभी सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट करने जा, तो एक्वेरियस में सैटर्न के ट्रांजिट करने पे दो चीजें मिलेंगी आप। एक तो आपके जो कार्मिक जो अकाउंट्स हैं, जो सैटर्न एक्वेरियस में आके खोलेगा, वो आपके सामने निकल कर आएंगे।
और एक आपका वो अकाउंट जो आपको प्रेजेंट में समझ में आएगा, वो आपके सामने खुले। तो फिलहाल तो आप जिस चीज को आप हैंडल कर सकते हो उसके बारे में काम करना, आप लोग ज्यादा उस पर फोकस करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो सैटर्न को तो आप लोगों ने स्टडी कर ही लिया है। अच्छा, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने स्टार्टिंग में जो सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन बताया था उसमें मैंने सन को मजबूत करने का कोई तरीका नहीं बताया, कि सैटर्न सन को एक्टिवेट करने का कोई तरीका नहीं बताया। तो मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपकी कुंडली में सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन, तो सन सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आप सूर्य नमस्कार कीजिए या सूर्य को अर्घ दीजिए। बेसिकली सन एनर्जी जो है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अपने फादर की एडवाइस आपके प्रोफेशन में बहुत काम आई। आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने फादर से जरूर सलाह कीजिए। और जब भी आपका सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हर व्यक्ति के लिए, कि जब भी आपकी कुंडली में सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। बट एक बात को सदैव याद रखिएगा अपने जीवन में, ये जो आपके बैड रिलेशंस होते हैं, चाहे अपने फादर के साथ या अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ या वाइफ के साथ, एक्चुअल में यही आपके वो कॉम्बिनेशन हैं जो आपने ठीक रखे, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको अपनी रेमेडी करने के लिए कह रहे हैं और यही आपके जीवन का चैलेंज है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम कर्मा अलाइनमेंट पे फिर अगर समय मिला तो फिर थोड़ी सी बात करेंगे। अभी के लिए तो आप लोगों के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।